अगर ये 7 चीजें हमारे किचन में हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप सेहतमंद हो ही नहीं सकते। ये संभव नहीं है। इसकी शुरुआत करूंगा रिफाइंड शब्द से। आम लोगों के दिमाग में रिफाइंड का ये सोचा जाता है कि रिफाइंड का मतलब है साफ किया हुआ, जबकि ये उसके बिल्कुल उल्टा है। जो 7 चीजों की बात करते हैं उसमें 4 चीजें जो रिफाइंड हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, उसमें पहला है रिफाइंड फ्लावर, मतलब रिफाइंड आटा। दूसरी चीज है रिफाइंड तेल। तीसरी चीज है रिफाइंड शुगर। और चौथी चीज है रिफाइंड नमक। इसके अलावा जो 3 चीजें और नुकसानदायक हैं हमारी सेहत के लिए, उसमें है एल्यूमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन और माइक्रोवेव ओवन। किचन में हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप सेहतमंद हो ही नहीं। जो चीजें प्रक्रिया की जाती है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, वो लंबे टाइम तक 3 महीने 6 महीने तक चले, ताकि उसको बेचना आसान हो सके। रिफाइंड में आपका सेहत का कोई रोल नहीं। Vorresti avere l'amministrazione aziendale sotto controllo? रिफाइंड कोई रोल नहीं है। रिफाइंड में पैसा कमाने का खेल है कि पैसा कैसे कमाया जाए। रिफाइंड में एक और चीज होती है, शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं। रिफाइंड में कम प्रोडक्ट में ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे हम मैदे को लेते हैं, आटे को लेते हैं, कि आटे से रिफाइंड फ्लावर या मैदा कैसे बनाया जाता है। गेहूं का दाना है, गेहूं के दाने के जो छिलका है, इस अंडे के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि गेहूं के दाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। गेहूं को दाना है, उसको आपने काटा तो गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है बाहर का, ये जिससे चोकर बनता है, इसे कहते हैं ब्रैन। इसमें काफी गुण होते हैं, इसमें भी विटामिन होते हैं, इसमें फाइबर होता है। आपने फाइबर की बहुत बात सुनी होगी कि फाइबर कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। तो गेहूं का जो बाहर का हिस्सा है उसमें फाइबर होता है। ब्रेन के नीचे का जो हिस्सा है ये एंडोस्पर्म कहलाया जाता है, जो मैक्सिमम है, जो 80% है। इस दाने का जो हिस्सा है वो 80% एंडोस्पर्म है। इस हिस्से से मैदा बनाया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन बाकी दाने के मुकाबले काफी कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। और इसके बाद जो तीसरी चीज आपको अंदर नजर आ रही है, इसको जर्म बोला जाता है। ये सेंटर पार्ट है, ये सबसे ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसमें थोड़ा सा तेल भी होता है। और ये वो हिस्सा है जो दोबारा से गेहूं को उगाने में, उसकी फसल उगाने में जो काम आता है। तो किया क्या जाता है मैदा बनाने में, ऊपर का जो हिस्सा है इसको निकाल दिया जाता है, इसको छील कर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये भी बाजार में अलग से बिकता है, इसको बेचा जाता है। बिल्कुल जो सेंटर में है जर्म, उसको भी निकाल दिया जाता है, और जो बाकी अब बच जाता है जिसमें न्यूट्रिशन कम है, इससे मैदा बनाया जाता है। इसका कारण क्या है, यही क्यों चुना जाता है? पहला कारण यह है कि जहां भी न्यूट्रिशन कम होगा या न्यूट्रिशन उसमें से हटा दोगे आप, तो उसको कीड़े नहीं खाएंगे। या तो पहला कारण यह है उसको बनाने का कि इसमें कीड़ा ना लगे, क्योंकि बाकी में तो बहुत न्यूट्रिशन है, उसमें विटामिन है, मिनरल है, कीड़े तो खाने दौड़ते हैं। तो इसको निकाला जाता है मैदा बनाने के लिए। मैदा बनाने के लिए तरह तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं। इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमेट, ये अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं जो मैदे को केमिकली ट्रीट किया जाता है, ताकि वो एक तो फाइन पाउडर की तरह बने और वो लेई में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसको रबड़ की तरह बनाना है। 2-3 कारण है इसके। एक तो मैदे की वॉल्यूम बढ़ानी है। मैदे की खासियत क्या है कि कम क्वांटिटी लगती है और वो फूल के बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है? आटे में ये फूलने की ताकत नहीं है, मैदे में फूलने की ताकत है। तो कम मैदा जो है वो बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा बिकने की, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहला कारण मैदे का है। दूसरा है शेल्फ लाइफ। जब हम सारा का सारा न्यूट्रिशन मैदे से निकाल देते हैं तो मजाल है कोई कीड़ा उसको लग जाए। जिस चीज को कीड़ा नहीं खाता उसको हम भर भर के खाते हैं।
तो मैदा जो है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। मैदे से बनी हुई चीजें जब हम दुकान में रखवाते हैं तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं, तो दुकानदार उसको आसानी से बेच पाता है। मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि उसका सामान वापस नहीं आता। ये जो मैदा है ये ग्लू की तरह काम करता है, ये डाइजेस्टिव इश्यूज करता है, ये लेई की तरह चिपक जाता है, ये कॉन्स्टिपेशन करता है, ये सिर दर्द कर सकता है, ये माइग्रेन और 20 तरह की अलग बीमारियां करने की क्षमता रखता है। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, टेक्निकलिटी में मैं जाना नहीं चाहता। एक टाइम पे मार्जरीन बहुत फेमस था, वो भी इसी तरीके से बनता था और वो इतना बेचा गया बटर का सब्स्टिट्यूट कि उसने इतने हार्ट की प्रॉब्लम्स कर दी दुनिया में जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम मूंगफली का तेल बनाना है और मूंगफली को लें और मूंगफली के दानों को दबाया हमने और तेल निकाला, ये हमारा फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल होगा। उसका बचा खुचा भी तेल निकाल दिया हमने तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन कह लो या कोल्ड प्रेस कह लो। अब क्या बचा? अब बच गया मूंगफली का कचरा। अब इस कचरे को सपोज हम एक कढ़ाई में डालें और उसमें कुछ केमिकल डालें और इसको गर्म करें और उसकी भाप को हम कहीं इकट्ठा कर लें, दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लें, तो ये ग्रीस की तरह बड़ा ही अजीब से स्मेल वाला हमारे को तेल मिलेगा जिसको आप मूंगफली का तेल बना के बेच नहीं सकते। अब आ जाती है यहाँ पे रिफाइनिंग। तो रिफाइन करने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पदार्थों का इस्तेमाल, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको मतलब इसकी स्मेल को निकालेंगे, डीगमिंग करेंगे, इसके कलर को साफ करेंगे, इसको पानी की तरह बनाएंगे। और ये जो है जो अब पानी तैयार हुआ, जो तेल क्लियर, ये मूंगफली के आसपास भी नहीं है, 1% भी मूंगफली के गुण नहीं है। क्योंकि मूंगफली के जिस चीज से बनाई गई टेक्निकली जो परिभाषा है कि आपने लिया क्या, मूंगफली ली, उस परिभाषा में तो आप सही हो गए, लेकिन अब के जो एडिटिव्स हैं वो आपके तेल में आ गए सारे और वो तेल मूंगफली का तेल बना के बेचा जा रहा है। कोई भी रिफाइंड तेल हो, चाहे मूंगफली का हो या कोई और हो, उसका प्रोसेस बनाने का यही है, उसमें उसके सीड के बीज के गुण नहीं हैं। ये जो तेल हैं, ये जो कच्ची घानी के बनाए जाते हैं, ये बहुत लंबा टाइम नहीं चलते, जबकि रिफाइंड ऑयल जो है वो काफी महीनों तक चलता है। और आप एक और चीज देखेंगे, ये रिफाइनिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब भी हम तेल बनाएंगे तो तेल का हर बैच का कलर अलग आएगा, लेकिन आप देखेंगे आप जिस कंपनी से लेते हैं रिफाइंड, हमेशा एक ही कलर आता है। तो रिफाइनिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ही तरह का पानी वाला तेल बनाया जाए ताकि ग्राहक को ज्यादा समय तक अपने जाल में फंसा के रखा जाए, वो इस जाल के चुंबल से निकल ना पाए। चीनी बनाई जाती है रिफाइन करके। और मैं थोड़ा सा नमक के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। नमक, समुंदर का जो पानी है उसकी कॉम्पोजिशन और हमारे खून की कॉम्पोजिशन थोड़ी मिलती जुलती है। 86 मिनरल हैं समुद्री नमक में, 86 मिनरल, जिनमें से कईयों के नाम तो आपने सुने नहीं होंगे। ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है। और ऐसे ही जो पहाड़ी नमक है, जो हिमालयन रेंज से आता है, वो पहाड़ी नमक में भी 84 से 86 गुण हैं। ये बेहतरीन सोर्स हैं हमारे मिनरल्स रिप्लेनिश करने का बॉडी में। लेकिन जो रिफाइनिंग प्रोसेस, जो रिफाइंड नमक है, इसमें से क्या किया जाता है, 84 के 84 तो निकाल के या तो बेच दिए या उसको निकाल दिया गया, और बाकी बचे 2 सोडियम क्लोराइड जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं। ये सोडियम क्लोराइड है जो बीपी बढ़ाता है, समुद्री नमक नहीं। वो जो हमारा सेंधा नमक आता है वो नहीं बढ़ाता। ये जो 2 नमक हैं, सोडियम और क्लोराइड, जो मिनरल निकाल के हमारे नमक को बेचा गया, इसके कारण हमारे अलग अलग जो है समस्या हो गई हमारी सेहत की। और किचन में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें एल्युमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक पैन जो हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही घातक हैं। जब आप एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में कुकिंग करते हैं तो एल्युमिनियम, जब आप कड़छी ऐसे डालते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एक जनरेट होता है और एल्युमिनियम लीच होके आपकी दाल सब्जी में आ जाता है। यही जब दाल सब्जी आप खाते हो तो ये आपके शरीर में चला जाता है और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे पिछले कुछ दशक में अल्जाइमर्स की बीमारी, ब्रेन में अल्जाइमर्स की याददाश्त की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका एक मेन कारण
एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी बीमारियों के पनपने में इसका बहुत बड़ा रोल